हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार राज्य संबंधित प्रश्न के अंतर्गत बिहार का इतिहास के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान अर्थात निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। अब अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, को कहाँ दफन किया गया? तो इन्हें जो है नालंदा में दफन किया गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका उत्तर है बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या फिर अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 ईस्वी में मानता है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार से थी। अब अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिनका नाम था, तो उनका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। अब अगला प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है ए अर्थात सखाराम गणेश देवस्कर ने। देशेर कथा अर्थात देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे।
बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है। नोट: प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। अब अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका उत्तर है श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले एवं श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है 5वां नंबर ऑप्शन। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया था। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा,
यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। अब अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठित हुई थी। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांस्कृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब अगला प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है ए अर्थात फूलन प्रसाद वर्मा ने। अब अगला प्रश्न है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अब अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अर्थात अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए।
बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। अब अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी। पृथक निर्वाचन इकाइयों में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया था। अब अगला प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 5। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई थी, जिसकी ऊंचाई 70 मीटर है। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने विकल्प डी सही उत्तर माना है। अब अगला प्रश्न है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय बिहार की जिलों की संख्या 55 थी। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। अब अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसने? तो शेरशाह ने। तारीख़े दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयी ने पाटलिपुत्र अर्थात पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों अर्थात मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है राजगीर में। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान
बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फुजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उलीहाट गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए थे, किंतु उनकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया तथा जिसके आधार पर उसने बोगो की जगह सिंह बोगा अर्थात एक देवता की पूजा करने को कहा था। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो इसका उत्तर है बी, भागलपुर से राजमहल तक। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 ईस्वी में सिंधु कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिलांतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा
26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा अर्थात जगदीशपुर में विद्रोह किया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 के प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। 15 अप्रैल को गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इसका उत्तर है फिरदौसी संप्रदाय से। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर अर्थात पटना में हुआ था, उनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदल उल मुरीदीन का एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए शादी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 1934 में। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जागी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ था। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।